प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज से हम इस वीडियो में आज से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान जो कि यूपी बोर्ड के लिए विशेष खास कर रहेगा। और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अ, भौतिक विज्ञान जो बुक है क्लास 12th का, उसमें से पहला चैप्टर है। पाठ एक का क्या नाम है? भौतिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम जो पहली यूनिट है वैद्युत स्थितिकी, क्या यूनिट है? वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, उसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस प्रश्न को हम बेसिक से एक एक हेडिंग के साथ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। और इसमें हम आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जो कि कुमार मित्तल का किताब है, जिसमें 30 से 35 सवाल हैं। एक एक सवाल को कराया जाएगा। तो चलिए एक एक हेडिंग यानी कि शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला यूनिट है। यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो क्या है, यूनिट है, इसके अंतर्गत हमें कितने चैप्टर को पढ़ना है? एनसीईआरटी के अनुसार 2 चैप्टर को। पहला है वैद्युत आवेश आवेश तथा क्षेत्र तथा क्षेत्र। और दूसरे चैप्टर को पढ़ना है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या पढ़ना? वैद्युत विभव तथा धारिता। तो पहले चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें देखिए 2 पार्ट दे दिया, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। कोई भी व्यक्ति हो गया या कोई भी जिला हो गया, कोई भी देश हो गया, सबका अपना क्या होता है? क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक का भी अपना क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर हम मैग्नेट को रख दिए यहाँ पे, और कोई क्या है? लोहा हो, तो इसका भी कोई क्षेत्र होगा। जब इसके ऐसा नहीं है कि इसको हम इतना दूर कर लेंगे तभी जाकर आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, ऐसा नहीं है। इसका भी अपना क्या है? क्षेत्र है। कोई किसी का घर है तो उसका भी अपना क्षेत्र है। इसी प्रकार से वैद्युत आवेश का भी क्या होता है? क्षेत्र होता है। आवेश का भी क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक हीडिंग करके हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग समझेंगे स्थिर वैद्युतिकी। पहला हेडिंग क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिखो, चलिए लिखते हैं यहां से, या यहीं से हम शुरू कर देते हैं। भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के तथा तथा स्थिर आवेश के स्थिर आवेश
कि स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की क्या होती है? शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि तो परिभाषा समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश, दूसरा हेडिंग क्या समझेंगे? वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस हेडिंग को आप लोग नोट कीजिए। तो आई होप कि नोट कर चुके होंगे। तो इस हेडिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में चलिए लिखते हैं। क्या है वैद्युत आवेश? तो लिखो किसी आवेश, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ उसमें वैद्युत अथवा वैद्युत अथवा वैद्युत अथवा चुंबकीय, वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अथवा अथवा प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा अनुभव होता है, अनुभव होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। वैद्युत आवेश के बारे में। तो इसके आगे कुछ चीजें और समझते हैं। पहला पॉइंट, वैद्युत आवेश को, आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यह एक
अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो वैद्युत आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसे हम किससे लिखते हैं? इसे हम क्यू से लिखते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक। तीसरा पॉइंट क्या समझेंगे? वैद्युत आवेश का मात्रक, क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मात्रक किसका होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ए कूलाम। दूसरा मात्रक क्या होता है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, Q इक्वल टू आई टी। पढ़े हैं कि नहीं? तो यहां से एम्पियर सेकंड हो जाएगा। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। ठीक। और तीसरा मात्रक किसका होता है? ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये दोनों होते हैं आपके MKS पद्धति में। किस पद्धति में? MKS पद्धति में। और ये आपका होता है CGS पद्धति में। CGS पद्धति में। आई होप कि आप लोगों को 11th में पढ़े होंगे MKS पद्धति एंड CGS पद्धति। कोई दिक्कत अगर यहां तक हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के साथ डिलीवर किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। तो आज इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नोट कर चुके होंगे। ऊपर ऊपर का जो हेडिंग है इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हैं। यहां तक मिटा देते हैं। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आवेश के बारे में समझ लिए हम लोग, मात्रक समझ लिए, कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसे क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग समझेंगे, पॉइंट नंबर चौथा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे। फैराडे होता है, होता है। अगला पॉइंट समझेंगे, पांचवा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? तो ESU होगा। सबसे छोटा मात्रक आवेश का, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक ESU, ESU होता है, होता है। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो नोट कर लीजिए 2 पॉइंट और यहां पे। इसे और किस नाम से जानते हैं? ESU को स्टेट, इसको और किस नाम से जानते हैं? स्टेट कूलाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे और किस नाम से जानते हैं? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। कुछ नोट पॉइंट समझेंगे। नोट पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछ ले 1 फैराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं, तो 1 फैराडे बराबर आपका हो जाता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर कितना हो जाता है? 96,500 कूलाम। अगर यहां से पूछ लीजिए 1 कूलाम बराबर
कितने ईएसयू होते हैं? एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू होते हैं? एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू? 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कन्वर्जन आपको याद करना है, कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो गया जहां पर फिजिक्स आता है, ठीक है, तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछ ले एक ईएसयू बराबर कितने कूलाम होते हैं, तो कौन बताएगा? कोई बता सकता है एक ईएसयू बराबर कितने कूलाम होते हैं? तो एक ईएसयू बराबर होता है, एक ईएसयू बराबर आपका हो जाता है 3.33 और गुणे 10⁻10 -10 कूलाम, गुणे 10⁻10 -10 कूलाम होता है। तो ये जो तीन आपके क्या दिए हैं, वैल्यू दिए हैं, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे। अगर कोई ऐसा है कि जो नोट नहीं कर पा रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बेहतरीन कंटेंट आपके कहीं मिलेगा नहीं, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा या देख लीजिएगा किसी के पेड कोर्स में, ठीक है। ये सब कंटेंट किसी बुक का नहीं है, खुद हैंड रिटन नोट्स, मतलब इसको बनाया गया 2-3 बुक से, उसके बाद यहाँ आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक। तो इतना आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि आवेश के बारे में, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। तो अब इसको हम यहाँ पे नीचे वाला मिटा रहे हैं। तो हेडिंग अगला आप लोग बनाएंगे। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या अधिकता या कमी के आधार पर, कमी के आधार पर आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां हो जाएगा आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के आधार पर आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर यहां पे है धनावेश। पहला नंबर क्या है? धनावेश। पहला नंबर क्या है? धनावेश। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉजिटिव धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश, ऋणा ऋणावेश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। तो अब हम एक एक करके समझते हैं धनावेश के बारे में और ऋणावेश के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा धनावेश क्या होता है। यदि किसी वस्तु में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो वहां पर उस चालक में क्या हो जाएगा? धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश। और अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। तो एक एक करके हम परिभाषाएं लिखेंगे अपने हाथ से इस बोर्ड पर, और आप लोगों को क्या करना? देखकर नोट करना है और याद करना, समझना है, ठीक है। तो ऊपर हम मिटाएं या नीचे यहां पर लिख दें? चलिए नीचे लिखते हैं। तो पहला हेडिंग क्या बनाते हैं? धनावेश। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? धनावेश, धनावेश।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो धनावेश क्या होता है? तो किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना। चलिए लिखते हैं, लिखो। किसी वस्तु का धनावेशित धनावेशित हो जाने हो जाना उसमें उसमें किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें सामान्य अवस्था से सामान्य अवस्था से समान अवस्था से समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से होता है हो जाने से होता होता है। तो किसी क्या है, यानी कि किसी वस्तु में धनावेशित हो जाना उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होने से होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए इसको। दूसरा हम लोग क्या समझेंगे? दूसरा हेडिंग ऋणावेशित। ऋणावेश ऋणावेश निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं क्योंकि मार्कर चलने में असमर्थ है, तो इसको भी कुछ देना पड़ेगा खाने पीने के लिए। और इसी प्रकार से आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा बेहतरीन सा बेहतरीन। और न्यूमेरिकल तो एक एक न्यूमेरिकल को कराया जाएगा आप लोगों को। और एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो सब चल रहा है सही से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जितने लोग पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इंक पड़ गया मार्कर में, और अब मार्कर को दौड़ाते हैं इस बोर्ड पर। तो चलिए, ऋणावेश का मतलब हम समझते हैं। देखिए, ये दोनों हेडिंग कभी लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगा। ऋणावेश का मतलब, या आपसे पूछ लेगा किसी वस्तु के परमाणु में इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। या उसकी प्राकृतिक पूछ लेता है तो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है ऋणावेश? चलिए, किसी वस्तु किसी वस्तु का ऋणावेश ऋणावेश हो जाना हो जाना उसमें उसमें सामान्य अवस्था से सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाने से होता है। समान अवस्था हो जाना उसमें सामान्य अवस्था से समान अवस्था समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाने से होता है। तो ऋणावेश कोई वस्तु कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसमें वृद्धि हो जाएगा तो वस्तु कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और धनावेशित कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सोडियम है। सोडियम क्या है? धातु है ना। अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो Na प्लस और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? आधातु है। अगर यहां से हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 माइनस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो ना? तो अगर हम धातु में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और आधातु में अलग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अगर 11th में ढंग से पढ़े हैं तो आएगा जरूर। ठीक है। बट यहाँ पे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतना। अभी ये बेसिक चीजें हैं, तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ऊपर का हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर अगला अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका है कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। क्या समझते हैं? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट। क्यू बराबर हम लोग पढ़े क्या है? आई टी। क्यू बराबर क्या पढ़े हैं? आई टी। अगर हम यहां पर क्या कर दें, यदि यदि आई इक्वल टू 1 एम्पियर रख दें, 1 एम्पियर, तथा तथा टी इक्वल टू क्या कर दें? 1 सेकंड। तब क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कूलाम। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलाम। तो यहां से हम क्या 1 कूलाम की परिभाषा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो चलो लिख लेते हैं। लिखो यहां से 1 कूलाम की परिभाषा। यदि किसी, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। लिखो, यदि किसी चालक में, किसी चालक में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, वैद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो, प्रवाहित हो तो तो चालक में, प्रवाहित हो तो चालक में, चालक से गुजरने वाला, गुजरने वाला, ना है गुजरने वाला आवेश, आवेश 1 कूलाम, 1 कूलाम होगा। कोई दिक्कत किसी को?
एक कूलाम की परिभाषा अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो चालक से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप सभी को, तो इसको नोट कर लीजिए। चले फिर आगे चलते हैं आगे। अब आगे चलने कुछ नोट पॉइंट और हमें समझना है। नोट पॉइंट देखिए, अगर कोई पूछ ले एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.67 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। कितना होगा? 1.67 गुणे 10 के घाते 19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इतना। अगर यहां पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो कितना हो जाएगा? 1.67 गुणे 10 के घाते 19 कूलाम। एक ऐसा होता है ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, माइनस में अगर प्रोटॉन पर पूछ ले जाए आवेश, प्रोटॉन पर आवेश तो धनात्मक में होगा कितना? 1.6। यही सेम टू सेम होगा लेकिन धनात्मक होगा। 67 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो यहां पे ऋणात्मक होगा, यहां पर कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम। सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ लो, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.67 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम। कोई दिक्कत? यहां पर देखो लगा भी सकते हो, ऋणात्मक होता है, एक ऐसा होता है धनात्मक होता है। ठीक, बेसिकली अब आप लोग 1.6 ही समझिए, कैलकुलेशन में इतना ही रखिएगा, 1.6। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और पूछ लेता है यहां पे, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? किस पर? अल्फा कण पर। नोट कीजिए इतना, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर आवेश आवेश तो अल्फा कण पर आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहां पर जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे वाला हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद तो आराम आराम से आप लोग नोट करते रहिए। तो अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक क्या है? मूल आवेश के बारे में। किसके बारे में? मूल आवेश के बारे में। तो अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे मूल आवेश।
क्या बनाएंगे? मूल आवेश। क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश को इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज FUN फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इंग्लिश फंडामेंटल चार्ज। तो परिभाषा इसका आप चलिए लिखते हैं। लिखो, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। तो देखिए, मूल आवेश का मतलब क्या है कि छोटा से छोटा आवेश, यानी कि जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो मूल आवेश क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।